हेलो एवरीबॉडी। क्लास नाइन्थ के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 के एंड हो जाने के बाद आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट 40 एमसीक्यू की सीरीज लेके आए हैं। इस वीडियो में 40 एमसीक्यू को डिस्क्राइब किया गया है। ये सभी एमसीक्यू आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए आज के हम 40 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल इन द विलेज पालमपुर। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स। आपको बताना है इनमें से पालमपुर विलेज की कौन सी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। पालमपुर विलेज की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी का सबसे ज़्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर कौन सा है, मीन्स सबसे ज़्यादा लेबर किस में काम करती है। सबसे ज़्यादा लेबर काम करती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनमें से कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ये तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन एग्रीकल्चर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इनमें से कौन सा गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन करने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी भी गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन करने के लिए हमें लैंड, लेबर एंड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हमें यहाँ मार्केट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल। इनमें से कौन सा कैपिटल का एग्जाम्पल नहीं है। मशीन, फैक्ट्रीज एंड रॉ मटेरियल, तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, कैपिटल के हैं, लेकिन इंटरप्रीनियोर कैपिटल का एग्जाम्पल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइटम ऑफ वर्किंग कैपिटल। इनमें से कौन सा वर्किंग कैपिटल का आइटम है। ऑप्शन देखिए, टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग। ये तीनों ऑप्शन जो दे रखे हैं वो तीनों एक फिक्स्ड कैपिटल के एग्जाम्पल है, लेकिन मनी जो है आपका वर्किंग कैपिटल का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज वर्किंग कैपिटल। इनमें से कौन सा वर्किंग कैपिटल है। टूल्स, मशीन्स, टरबाइन, ये तीनों ऑप्शन आपके फिक्स्ड कैपिटल के हैं, लेकिन मनी जो है आपका वर्किंग कैपिटल है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल ग्रोथ, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड किसके एग्जाम्पल्स होते हैं, तो ये एग्जाम्पल होते हैं आपकी वर्किंग कैपिटल के, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिक्स्ड कैपिटल। इनमें से कौन सा फिक्स्ड कैपिटल है। इरिगेशन, इंसेक्टिसाइड्स, मशीन्स एंड ट्रैक्टर्स एंड लास्ट सॉइल। हम जानते हैं फिक्स्ड कैपिटल में मशीन्स, टूल्स, बिल्डिंग्स इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, मशीन्स एंड ट्रैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइटम ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। रॉ मटेरियल, मनी, टूल्स एंड लेबर। इनमें से कौन सा फिक्स्ड कैपिटल का आइटम है। मनी एंड रॉ मटेरियल आपके वर्किंग कैपिटल है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, टूल्स, क्योंकि टूल्स एंड मशीनरी आपके फिक्स्ड कैपिटल होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मशीनरी, टेक्नोलॉजी एंड बिल्डिंग्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल ग्रोथ, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। मशीनरी, टेक्नोलॉजी एंड बिल्डिंग्स किसके एग्जाम्पल्स हैं, तो हम जानते हैं ये आपके फिक्स्ड कैपिटल के एग्जाम्पल्स हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट कैपिटल इज नीडेड एज फर्स्ट प्रायोरिटी टू सेट अप ए जैगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इसका मीन्स हुआ आप एक जैगरी माने होता है गुड़,
आप गुड़ का कारखाना लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इनमें से किससे ज़्यादा महत्व देंगे? फिक्स्ड कैपिटल को, रॉ मटेरियल को, वर्किंग कैपिटल को एंड ह्यूमन कैपिटल को। तो किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए सबसे पहले हमें जो इम्पोर्टेंस देनी होती है वो कौन सी होती है? फिक्स्ड कैपिटल की। इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आपको बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी एंड आपको मशीन की जरूरत पड़ेगी, तो आपके पास में फिक्स्ड कैपिटल होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स्ड कैपिटल? इनमें से कौन सी फिक्स्ड कैपिटल नहीं है? मशीन फिक्स्ड कैपिटल है, टूल्स फिक्स्ड कैपिटल है, बिल्डिंग भी आपका फिक्स्ड कैपिटल है, लेकिन रॉ मटेरियल आपका वर्किंग कैपिटल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर मेजरिंग क्रॉप प्रोड्यूस ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ए सिंगल सीजन? किसी ज़मीन पर प्रोड्यूस की जाने वाली क्रॉप को मेजर करने के लिए हम किस टर्म का इस्तेमाल करते हैं? तो वो टर्म होता है आपका यील्ड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, बीघा एंड गुंटा आर। बीघा एंड गुंटा किसे कहते हैं? बीघा एंड गुंटा एक मेजरिंग यूनिट है ज़मीन को नापने की, एंड ये लोकल यूनिट होती हैं ज़मीन को नापने की, जो अक्सर विलेज में इस्तेमाल की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, द मेजरिंग यूनिट ऑफ लैंड एरिया इन विलेज। क्वेश्चन नंबर 16, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज। ज़मीन को मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी होती है? किलोमीटर, यार्ड, हेक्टेयर या फिर मीटर? तो ज़मीन को मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट का नाम है हेक्टेयर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ए ईयर इट इज कॉल्ड। एक साल में एक ज़मीन पर एक से अधिक बार क्रॉप ग्रो करना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग विच सीजन इज बीट ग्रोन इन विलेज पालमपुर? पालमपुर विलेज में बीट किस सीजन में ग्रो किया जाता है? हम जानते हैं वीट आपका एक रबी क्रॉप है, तो ये रबी सीजन में ग्रो किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप? इनमें से कौन सी रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है? वीट, राइस, मेज एंड कॉटन। तो वीट आपका रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच सीजन डू फार्मर ऑफ पालमपुर ग्रो ज्वार एंड बाजरा? पालमपुर विलेज में फार्मर ज्वार एंड बाजरा किस सीजन में ग्रो करते हैं? ज्वार एंड बाजरा आपके खरीफ क्रॉप्स हैं, तो ये खरीफ क्रॉपिंग सीजन में ग्रो की जाएगी। एंड खरीफ क्रॉपिंग सीजन कब आता है? रेनी सीजन में आता है, जब बारिश होती है उस टाइम पर जो क्रॉप ग्रो की जाती हैं उन्हें हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स, एंड उसी सीजन को हम कहते हैं खरीफ क्रॉपिंग सीजन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, वाई डू फार्मर ऑफ पालमपुर फॉलो मल्टीपल क्रॉपिंग? चूज द करेक्ट आंसर। पालमपुर विलेज में फार्मर मल्टीपल क्रॉपिंग क्यों करते थे? मल्टीपल क्रॉपिंग एक ऐसा तरीका होता है जिससे कि हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज दिस मेथड इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 22, द यूज ऑफ हाई यील्ड्स विथ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरीगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स ETC रेफर टू मॉडर्न क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मेगा क्रॉपिंग। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मॉडर्न क्रॉपिंग, क्योंकि हम जानते हैं मॉडर्न क्रॉपिंग में क्या होता है, हाई यील्ड्स होते हैं, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। मॉडर्न क्रॉपिंग में हाई प्रोडक्शन कैसे होगा? क्योंकि इसमें इस्तेमाल किया जाता है HYV सीड्स का, लेकिन HYV सीड के साथ साथ हमें इरीगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स इन सब का इस्तेमाल करना होता है, तब जाकर यहाँ पे हाई प्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन मॉडर्न फार्मिंग? इनमें से कौन सा मॉडर्न फार्मिंग में इस्तेमाल नहीं किया जाता? पंप सेट, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये तीनों मॉडर्न फार्मिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन प्लग मीन्स लकड़ी का हल, वो मॉडर्न फार्मिंग का एग्जाम्पल नहीं है, ये आपका ट्रेडिशनल फार्मिंग का एग्जाम्पल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स?
इनमें से कौन सा मॉडर्न फार्मिंग मेथड में नहीं आता? यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर ये आपका मॉडर्न फार्मिंग मेथड में आता है। यूज़ ऑफ HYV सीड ये आपका मॉडर्न फार्मिंग मेथड में आता है। एंड यूज़ ऑफ ट्रैक्टर ये भी आपका मॉडर्न फार्मिंग मेथड में आता है। लेकिन यूज़ ऑफ पर्शियन व्हील फॉर इरिगेशन, पर्शियन व्हील आपका ट्रेडिशनल का एग्जाम्पल है। इसका करेक्ट आंसर होगा यूज़ ऑफ पर्शियन व्हील फॉर इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ दीज स्टेट्स वर नॉट फर्स्ट टू ट्राई मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया? इनमें से ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल नहीं किया था? पंजाब ने, हरियाणा ने एंड उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड को इस्तेमाल किया था, लेकिन त्रिपुरा ने मॉडर्न फार्मिंग मेथड को इस्तेमाल नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन से स्टेट्स ने सबसे पहले इस्तेमाल किए थे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, तो आपका आंसर होता पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ पूछा गया कौन सा स्टेट ऐसा है जिसने मॉडर्न फार्मिंग मेथड को सबसे पहले इस्तेमाल नहीं किया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 26, द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज हाईएस्ट इन यूपी, हरियाणा, पंजाब एंड बिहार। सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है पंजाब के अंदर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड? सॉइल डिग्रेडेशन, एफोरेस्टेशन, रिड्यूस वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड एंड वाटर पोल्यूशन। आपको बताना है इसमें से कौन सा मॉडर्न फार्मिंग मेथड का इफेक्ट नहीं है। देखिए, मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज़ करने से सॉइल का डिग्रेडेशन हो चुका है एंड वाटर टेबल भी कम हो चुका है एंड वाटर का पोल्यूशन भी हुआ है, लेकिन इसकी वजह से एफोरेस्टेशन नहीं हुआ। एफोरेस्टेशन का मीनिंग होता है प्लांट्स को एंड ट्रीज को लगाना। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आउटकम्स इज नॉट ए डीमेरिट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड? आउटकम का मीनिंग होता है रिजल्ट। तो यहाँ पे 4 आउटकम दे रखे हैं। पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर ये आपका मॉडर्न फार्मिंग मेथड का डीमेरिट है। लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ये आपका मॉडर्न फार्मिंग मेथड का डीमेरिट है। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये भी आपका मॉडर्न फार्मिंग मेथड का डीमेरिट है। लेकिन हिंडर फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, हिंडर का मीनिंग होता है रुकावट डालना, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़े करना। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मॉडर्न फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल करने से जमीन के टुकड़े नहीं हुए हैं। इसके इस्तेमाल करने से जमीन छोटे छोटे पीस में डिवाइड नहीं हुई है। अगर कोई किसान जमीन को छोटे पीस में डिवाइड कर देगा तो वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर अपने खेतों में बड़ी बड़ी मशीन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए खेत का साइज बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका ये पॉजिटिव पॉइंट है कि इसकी वजह से ज़मीन का फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ, उसमें रुकावट आ गई है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंडर फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग? इनमें से कौन सा फार्मिंग के ट्रेडिशनल मेथड का एग्जाम्पल नहीं है? पर्शियन व्हील, प्लग, ट्रैक्टर। पर्शियन व्हील एंड प्लग दोनों ट्रेडिशनल फार्मिंग के एग्जाम्पल हैं, जबकि ट्रैक्टर आपका मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर? इनमें से कौन सा फैक्टर ग्राउंड वाटर के डिप्लेशन होने के लिए जिम्मेदार है? तो ग्राउंड वाटर खत्म कैसे हो रहा है? ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो दिन पर दिन नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि हम कंटिन्यूअस ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते जा रहे हैं इरिगेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 31, द ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू? ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो सब जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का रिलेशन ग्रेन्स के प्रोडक्शन से है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसके फादर कौन थे? ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर का नाम था MS स्वामीनाथन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, द फैक्टर विच रिजल्टेड इन द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया आर? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ? यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड, मॉडर्न फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल करने से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, सही बात है।
यूज़ ऑफ मशीनरी, मशीनरी के इस्तेमाल करने से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ये भी सही बात है। बेटर इरिगेशन सिस्टम, बेटर इरिगेशन सिस्टम को यूज़ करने से इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। तीनों पॉइंट इसके करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। यानी कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल करने से, मशीन का इस्तेमाल करने से एंड बेटर इरिगेशन का इस्तेमाल करने से इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या रिजल्ट निकल के सामने आया। सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो गई, तो ये गलत आंसर है। एंड स्मॉल फार्मर को बेनिफिट हुआ, ये भी गलत आंसर है। वाटर टेबल इंक्रीज हो गया, तो ये भी इसका एक गलत आंसर है। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया के अंदर वीट एंड राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 35, मार्जिनल फार्मर आर दोज, मार्जिनल फार्मर किसे कहते हैं। मार्जिनल फार्मर वो फार्मर हैं जिनके पास में सफिशिएंट लैंड नहीं होती है खेती करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हु डिड नॉट हैव सफिशिएंट लैंड फॉर फार्मिंग। इसका मतलब हुआ जिसके पास में खेती करने के लिए सफिशिएंट जमीन नहीं होती है, उसे हम कहते हैं मार्जिनल फार्मर्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेयर फ्रॉम डू द मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर बोरो कैपिटल इन पालमपुर, पालमपुर विलेज में छोटे किसान अधिकांश कहाँ से कैपिटल को बोरो करते थे। स्मॉल फार्मर गांव के मनी लैंडर्स से कैपिटल को बोरो करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विलेज मनी लैंडर्स। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, इनमें से क्रेडिट का इनफॉर्मल सोर्स कौन सा नहीं है। मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, लैंडलॉर्ड्स, ये सभी आपके इनफॉर्मल सोर्सेस हैं, जबकि बैंक आपका फॉर्मल सोर्स है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फार्म एक्टिविटीज कॉमन इन पालमपुर, इनमें से कौन सी एक्टिविटी ऐसी थी जो पालमपुर विलेज में एक कॉमन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेयरी, डेयरी फार्मिंग पालमपुर विलेज में एक कॉमन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी थी। क्वेश्चन नंबर 39, द नॉन फार्म एक्टिविटीज प्रैक्टिस इन पालमपुर आर, पालमपुर विलेज में कौन कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की जाती थीं। डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सभी आपके नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के एग्जांपल्स हैं एंड ये सभी एक्टिविटीज़ पालमपुर में की जाती थीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। एंड आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विच इज़ द बेस्ट वे टू एक्सपेंड नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन ए विलेज, इनमें से आपको बताना कौन सा सबसे बेस्ट तरीका है जिससे हम किसी भी विलेज में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड कर सकते हैं। मीन्स ऐसा कौन सा तरीका हम अपनाएं जिससे किसी भी विलेज में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ अधिक से अधिक हो सकती हैं। टू हैव बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर हमारे पास में बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होंगे तो यहाँ पर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी, लोन टू बी मेड अवेलेबल एट लो इंटरेस्ट रेट, गांव में लोगों को लोन दिया जाए वो भी कम रेट पर, तो लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को अधिक से अधिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, टू हैव मार्केट्स वेयर द गुड्स प्रोड्यूस कैन बी सोल्ड, वहाँ पर मार्केट भी होने चाहिए जिससे आपने जो गुड्स प्रोड्यूस किया है उसे आप सेल कर सकें। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ऑल द अबव, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल द अबव, क्योंकि अगर आपको नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करना है तो आपके पास में बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होने चाहिए एंड लोगों के पास में लोन की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए एंड उस एरिया में मार्केट भी होने चाहिए जिससे कि वो अपने सामान को ईजिली बेच सकें। इसी कारण से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑल द अबव। इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ पर एंड होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।